मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो करके देख। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो करके देख। सुप्रभात। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएस नगरी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी दिन की पहली क्लास होती है करंट अफेयर की, यानी अपने दिन की शुरुआत करंट अफेयर से करते हैं। तो ये क्लास पूरी करंट अफेयर पे बेस्ड होगी और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर मिलेंगे। आप अपनी रुचि के हिसाब से इसे देख सकते हैं। और क्लास के ख़त्म होने के बाद में अगर आपको उस क्लास की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से जा करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लोगो पर क्लिक करें या फिर उस पर जा कर के जीएस नगरी सर्च कर लें, वहाँ पर हम आपको मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम के लोगो पर क्लिक करें। और अगर हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, हमसे आपको कोई डाउट पूछना है, कोई डाउट क्लियर करना है, कोई क्वेरी है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें व्हाट्सएप के लोगों पर क्लिक कर सकते हैं या हमें हमारे नंबर 8090636447 पर मैसेज भी कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक ग्रुप से ऐड होने के लिए फेसबुक के लोगों पर क्लिक करें या फिर सर्च करें जीएस नगरी स्टडी ग्रुप, हम फेसबुक पर आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारी पहली करंट है, PK नायर बिकम्स न्यू इंडियन एम्बेसडर टू नाइजर। ठीक है, PK नायर जी को भारत का राजदूत बनाया गया है नाइजर में। ठीक है, भारतीय राजदूत के पद पर इनको नियुक्त किया गया है नाइजर में। ठीक है, किसने नियुक्त किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब भारत सरकार ने। इन्होंने इनके घोषणा कर दी अपॉइंटमेंट की। ठीक है, इनको बना दिया है नया भारतीय राजदूत नाइजर गणराज्य के लिए। ठीक है, PK नायर इज एन इंडियन एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ नाइजर। मैंने अभी बताया नाइजर गणराज्य के लिए PK नायर जी को भारतीय राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। अभी वो कहाँ पर तैनात हैं? वह वर्तमान में भारत के कौंसल जनरल के रूप में तैनात हैं। ठीक है, काउंसिल जनरल के रूप में तैनात हैं अभी वह। ठीक है, वर्तमान में वह भारत के कौंसल जनरल के रूप में तैनात हैं। कहाँ पर? हैम्बेनटोटा में। ठीक है, हैम्बेनटोटा में वह वर्तमान में भारत के कौंसिल जनरल के रूप में तैनात हैं। अब इसके बाद में जल्दी उम्मीद की जा रही है कि वह अपना पद ग्रहण करेंगे, जो उनको नया पद भारत सरकार द्वारा दिया गया है। और वो किसकी जगह लेंगे? राजेश अग्रवाल की। ठीक है, मतलब इनके पहले जो भारतीय राजदूत थे नाइजर गणराज्य के, वो थे राजेश अग्रवाल जी। अब उनकी जगह लेंगे PK नायर जी। ठीक है, देख लीजिए एक बार, मैं क्लियर कर देती हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है PK नायर को नया भारतीय राजदूत चुना गया है नाइजर गणराज्य के लिए। ठीक है, अभी ये वर्तमान में काउंसिल जनरल है, भारत के काउंसिल जनरल के रूप में हैम्बेनटोटा में तैनात हैं। ठीक है, इनको ये रिप्लेस किसको करेंगे? राजेश अग्रवाल जी को। ठीक है, जो इसके पहले भारतीय राजदूत रह चुके हैं नाइजर गणराज्य के, अभी ये उनकी जगह लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इस करंट से निकल के इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामे। ठीक है, नियामे जो है वो राजधानी है नाइजर की। वहाँ की मुद्रा क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ठीक है, मुद्रा क्या है नाइजर की? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? महामदाउ ईसा फाऊ। ठीक है, इसोफाऊ, महामदाउ इसोफाऊ वहाँ के राष्ट्रपति हैं। वहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक और वहाँ की जो राजधानी है नाइजर की वो है नियामे। ठीक है, इसको देख लीजिए, कहीं लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, या फिर PDF डाउनलोड करके उसमें ही देख लीजिएगा बाद में। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, मेजर सुमन गवानी टू बी ऑनर्ड विद UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। ठीक है, मेजर सुमन गवानी जी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मेजर सुमन गवानी, नाम देख लीजिए एक बार, लर्न कर लीजिएगा। इनको मिला है कौन सा अवार्ड? संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर सुमन गवानी इज गोइंग टू बी अवॉर्डेड द UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर 2019। मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया, सुमन गवानी जी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2019 दिया गया है। ठीक है, इनको जल्दी यह पुरस्कार सौंपा जाएगा, इनको चुन लिया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय शांति रक्षक, ठीक है, इंडियन पीस गार्ड मतलब भारतीय शांति रक्षक को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ पर तैनात थी? ये तैनात थी दक्षिण सूडान में। ठीक है, साउथ सूडान मतलब दक्षिण सूडान में कहाँ तैनात थी? और किस मिशन के तहत? यूनाइटेड नेशन के मिशन के तहत, मतलब संयुक्त राष्ट्र के मिशन के तहत ये दक्षिण सूडान में तैनात थी। ठीक है, और ये भारतीय शांति रक्षक हैं जिनको पुरस्कार दिया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा
संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार यानी यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। इसके बाद में आगे देखते हैं, इन्होंने अभी अभी अपना मिशन पूरा किया है। इन्होंने आर्मी को ज्वाइन कब किया था, मतलब भारतीय सेना को ज्वाइन इन्होंने सन 2011 में किया था, ये देख लीजिए। ठीक है, गवानी ज्वाइंड इंडियन आर्मी इन 2011। इन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन 2011 में किया था। और उसके बाद में इन्होंने स्नातक किया सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण अकेडमी से। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। ठीक है, इन्होंने स्नातक किया कहाँ से, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी से। उसके बाद में ये आर्मी सिग्नल कॉर्प्स में हिस्सा लिया इन्होंने और वहाँ पर ये सेलेक्ट हो गई। और ये हैं कहाँ से, ये आती हैं पोखर विलेज है जो कि उत्तराखंड के तहरी घरवाल में है। ठीक है, उत्तराखंड के तहरी घरवाल में एक गाँव है जिसका नाम है पोखर, वहाँ से ये आती हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए एक बार। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात तो नाम इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या नाम है, मेजर सुमन गवानी जी। ठीक है, इनको पुरस्कार मिला है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार। ठीक है, 2019 का। उसके बाद में ये पहली भारत की शांति रक्षक है जिनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर इनकी तैनाती थी, साउथ सूडान में, मतलब दक्षिण सूडान में इनकी तैनाती थी संयुक्त राष्ट्र के मिशन के तहत। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने भारत की आर्मी 2011 में ज्वाइन की थी। उसके बाद में इन्होंने स्नातक किया था ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी से, मतलब जहाँ पर सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण होते हैं। ठीक है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी का मतलब जहाँ पर सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण होते हैं, वहाँ से इन्होंने स्नातक किया। उसके बाद में आर्मी सिग्नल कॉर्प्स में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इन्होंने वहाँ पर अपना ज्वाइनिंग ले लिया। और ये आती कहाँ से हैं, पोखर विलेज है जो कि उत्तराखंड के तहरी घरवाल में है। ठीक है, पोखर विलेज इन तहरी घरवाल उत्तराखंड। ठीक है, आगे देखते हैं। द अवार्ड इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड टू मेजर सुमन गवानी। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये किसको, दो लोगों को मिलेगा। पहली तो मेजर सुमन गवानी जी हैं और दूसरी ब्राज़ील के मिलिट्री ऑफिसर हैं जिनका नाम है कमांडर कार्ला मोंटेरो और डी कैस्ट्रो। ठीक है, एक तो इंडियन है, ठीक है, भारतीय शांति रक्षक है जिनका नाम है सुमन गवानी जी। ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप देख लीजिए। और दूसरी ब्राज़ील की मिलिट्री ऑफिसर हैं, मतलब ब्राज़ील की सैन्य अधिकारी हैं जिनका नाम है कमांडर कार्ला मोंटेरियो डी कैस्ट्रो अराउजो। ठीक है, कमांडर कार्ला मोंटेरियो डी कैस्ट्रो अराउजो, इन दोनों को यह पुरस्कार दिया जाएगा ड्यूरिंग और ये पुरस्कार कब दिया जाएगा, जब एक वेब सेरेमनी होगी। ठीक है, मतलब एक वेब समारोह में यह पुरस्कार इन दोनों को दिया जाएगा। और कौन देगा, यूएन सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, यूएन सेक्रेटरी जनरल यह पुरस्कार देंगे, मतलब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यह पुरस्कार देंगे। ठीक है, सुमन गवानी जी को देंगे और ब्राज़ील की मिलिट्री की ऑफिसर जिनका नाम है कमांडर कार्ला मोंटेरियो डी कैस्ट्रो अराउजो, उन दोनों को मिलेगा। ठीक है, और एक वेब समारोह में मिलेगा। और यह पुरस्कार कौन देगा, यह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव देंगे जिनका नाम ग्यूटरीस है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ इन ग्यूटरीस जी के बारे में। जब भी हम लोग यूएन की किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको ग्यूटरीस का नाम बताती हूँ। ठीक है, और यह समारोह कब होगा, 29 मई को होगा। ठीक है, 29 मई को यह समारोह होगा जिसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ये पुरस्कार यानी संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार देंगे मेजर सुमन गवानी जी को और ब्राज़ीलियन मिलिट्री ऑफिसर को। ठीक है, नाम आप यहाँ से देख लीजिएगा, 2 बार बोल चुकी हूँ। द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों का। ठीक है, जो शांति रक्षक हैं संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, उनका अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाया जाता है और उसी दिन यह समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार देंगे। These 2 women peacekeepers were described as powerful role model by UN Chief Antonio Guterres। ठीक है, ये दोनों महिलाएं जिनको ये पुरस्कार मिल रहा है, मतलब मेजर सुमन गवानी जी और ब्राज़ीलियन मिलिट्री ऑफिसर कार्ला मोंटेरियो डी कैस्ट्रो अराउजो को ये पुरस्कार मिल रहा है। इन दोनों को संयुक्त राष्ट्र ने बोला है कि यह दोनों महिलाएं शांति रक्षक बनी हुई हैं। ठीक है, और ये बहुत ही पावरफुल रोल मॉडल हैं। ठीक है, इसको ये पावरफुल रोल मॉडल आपको एज इट इज़ याद करना होगा क्योंकि ये इन लोगों को टैग दिया गया है, इन दोनों महिलाओं को ये टैग दिया गया है यूएन के द्वारा। क्या, पावरफुल रोल मॉडल। और किसने दिया है ये टैग, ये दिया है यूएन चीफ एंटोनियो ग्यूटरीस जी ने, मतलब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो ग्यूटरीस जी ने इन दोनों को पावरफुल रोल मॉडल का टैग दिया है। ठीक है, और इनको पुरस्कार कब मिलेगा, 29 मई को मिलेगा। 29 मई को क्या होता है, 29 मई को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर। ठीक है, आगे देखते हैं। मेजर सुमन गवानी इज़ द बेस्ट इंडियन पीस कीपर टू विन द अवार्ड।
ठीक है। ये एक बहुत ही ये पहली भारतीय शांति रक्षक हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है। आगे इसमें लिखा है कि शी इज़ अ मिलिट्री ऑब्जर्वर, वो एक मिलिट्री ऑब्जर्वर है, मतलब वह एक सैन्य पर्यवेक्षक हैं। ठीक है। और उन्होंने अभी अभी अपना मिशन कंप्लीट किया है दक्षिण सूडान में, जो यूएन की तरफ से दिया गया था। ठीक है। यूएन की तरफ से दिया गया अपना मिशन दक्षिण सूडान में उन्होंने अभी अभी पूरा किया है और उसके बाद अब इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब इसके बाद में देख लेते हैं कि ये अवार्ड है, इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। कौन सा अवार्ड? यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, मतलब ये वही अवार्ड है जो सुमन गवानी जी को दिया गया है, मतलब संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इन 2016 द फर्स्ट अवार्ड वॉज गिवन एंड द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रेसिपिएंट बिगेन इन 2015। ठीक है। यह अवार्ड पहली बार सन 2016 में दिया गया था। ठीक है। ये देखिए लिखा है इन 2016। ठीक है। पहली बार यह पुरस्कार 2016 में दिया गया था और इस पुरस्कार को देने के लिए जो पहली बार लोगों को या फिर उन लोगों को उपयुक्त लोगों को सिलेक्ट किया गया था वो 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है। मतलब 2015 से लोगों को सेलेक्ट करना, उनको चूज़ करना कि किसको यह पुरस्कार देना है और किसको नहीं, ये चालू कर दिया गया था और 2016 में यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था। ठीक है। और इस पुरस्कार को देने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू रेज द प्रोफाइल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेन स्ट्रीमिंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव। ठीक है। ये लिंग अधिवक्ता पुरस्कार दिया जाता है सेना में, जो इक्वालिटी है उसको बराबर करने के लिए। ठीक है। मैन और वुमेन के बीच में डिफरेंसेस को हटाने के लिए मिलिट्री में। ठीक है। इसमें और यह पुरस्कार जो है मेनली जो मुख्य तरह से दिया जाता है वो शांति रक्षकों को दिया जाता है। ठीक है। जो शांति रक्षक मिशन होते हैं संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, उनमें जो सेना के लोग उसमें भाग लेते हैं उनमें से किसी को यह पुरस्कार दिया जाता है और ये सेना में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को हटाने के लिए मुख्य रूप से दिया जाता है। ठीक है। इसको क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया, तो इम्पॉर्टेंट बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे बाद में। आगे देखते हैं। अगली करंट है LIC लॉन्चेस PM वाया वंदना योजना फॉर सीनियर सिटीजन्स। ठीक है। LIC ने एक शुरुआत की है नई, जिसका नाम है PM वाया वंदना योजना। ठीक है। इस योजना की शुरुआत LIC ने की है और किसके लिए? वृद्धजनों के लिए। ठीक है। सीनियर सिटीजन्स के लिए। आगे देखते हैं। लाइफ, पहली बात तो LIC का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, मुझे लगता है आप लोग को आता होगा क्योंकि ये तो काफ़ी ऐड वैड TV में दिखाते हैं, तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ LIC लॉन्चेस PM वंदना योजना फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है। LIC ने एक नई योजना की शुरुआत की है, उसकी घोषणा की है, जिसका नाम है PM वाया वंदना योजना। और ये किसके लिए? वृद्धजनों के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ठीक है। मतलब दादी बाबा और नानी नाना लोगों के लिए है। ठीक है। सीनियर सिटीजन यानी वृद्धजनों के लिए। और LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये देख लीजिए लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम कहा जाता है। ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम। आगे इन्होंने अनाउंस की है योजना। ठीक है। योजना की घोषणा की है जिसका नाम है PM वाया वंदना योजना, जो कि सामाजिक और सुरक्षा योजना है सीनियर सिटीजन्स के लिए, मतलब बूढ़े लोगों के लिए, वृद्धजनों के लिए ये एक सामाजिक और सुरक्षा योजना है। ठीक है। ये देखिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब सामाजिक और सुरक्षा योजना है सीनियर सिटीजन्स के लिए, वृद्धजनों के लिए। ठीक है। इनका जो प्लान है, इस योजना का जो प्लान है वो 26 मई से शुरू होगा और आगे 3 वित्तीय वर्षों तक रहेगा और ख़त्म होगा 31 मार्च सन 2023 में। ठीक है। कब शुरू होगा? 26 मई को शुरू होगा, 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक रहेगा, मतलब 3 वित्तीय वर्षों तक रहेगा और ख़त्म होगा 31 मार्च सन 2023 में। ठीक है। और LIC ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक संगठन है जो इस योजना में पूरी तरह से काम करने के लिए अधिकृत है। ठीक है। सोली ऑथराइज्ड, मतलब ये पूरी तरह से अधिकृत है इस योजना पे काम करने के लिए। ठीक है। विच वर्क्स एज नॉन लिंक्ड, ये एक गैर भागीदारी। ठीक है। और ये सब्सिडी लेगी केंद्र से, यानी केंद्र सरकार जो भारत की है वो इसको सब्सिडी देगी और ये गैर भागीदारी पेंशन योजना के रूप में काम करेगी। ठीक है। गैर भागीदारी मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन लिंक्ड। ठीक है। ये केंद्र द्वारा सब्सिडी रहित है, पेंशन योजना है और गैर भागीदारी में ये इस स्कीम में, इस योजना में काम करेगी और ये पूरी तरह से इस योजना में काम करने के लिए अधिकृत है। इसको क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। पहला ही चीज़ तो इंपॉर्टेंट है कि LIC का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोला जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है।
और इन्होंने कौन सी योजना लाई है, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। ठीक है, और ये किसके लिए, वृद्धजनों के लिए है। कब से शुरू होगी, 26 मई से, और 3 वित्तीय वर्षों तक चलेगी और खत्म होगी 31 मार्च सन 2023 तक। ठीक है, ये पूरी तरह से इस स्कीम पे काम करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, और ये किसी और संगठन के साथ नहीं हाथ मिलाएगी, ये गैर भागीदारी है से काम करेगी, और ये पेंशन योजना में भी काम करेगी और सब्सिडी लेगी केंद्र सरकार से। ठीक है, ये ज़रूरी मैंने आपको बता दिया, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द पॉलिसी टर्म इज़ ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, इसमें जो पॉलिसी ली जाएगी, ये योजना के तहत जो भी पॉलिसी ली जाएगी वो 10 साल के लिए ली जाएगी। ठीक है, और पहले फाइनेंशियल ईयर में यानी पहले वित्तीय वर्ष में यानी 31 मार्च 2021 तक जो भी इसमें से लेगा, ठीक है, इस स्कीम के तहत जो भी पॉलिसी लेगा उसको रिटर्न रेट जो मिलेगा वो 7.40% का मिलेगा, साल में एक बार प्रति माह। ठीक है, हर साल में एक बार प्रति माह, जो कि 7.66% पूरे साल के बराबर होगा। पूरे 10 सालों के लिए उसको यह मिलेगा। ठीक है, इस योजना के तहत 10 साल के लिए होगी। पॉलिसी टर्म जो है वो 10 साल का होगा, और जो भी इस पॉलिसी के तहत मतलब यह पॉलिसी लेगा इस योजना के तहत पहले फाइनेंशियल ईयर में, पहले वित्तीय वर्ष में यानी कि 31 मार्च 2021 तक उसको एक रिटर्न रेट मिलेगा जो कि कितना होगा, 7.40% एक बार होगा साल में। ठीक है, मंथली यानी हर महीने पूरे साल में एक बार उसको 7.40% का रिटर्न रेट होगा, जो कि 7.66% पूरे साल के बराबर है। ठीक है, और ये उसको 10 साल तक मिलेगा। अब इस करंट से निकल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि LIC का जो हेड ऑफिस है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ करंट में। LIC का मुख्यालय वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष हैं MR कुमार, और इसकी स्थापना कब हुई, 1 सितंबर 1956 में। ठीक है, 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। इनका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, मुंबई में। ठीक है, और ये 10 साल के लिए योजना लाई जा रही है। कौन सी, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। ठीक है, 10 साल के लिए लाई जाएगी और 3 वित्तीय वर्षों तक चलेगी। पहली वित्तीय वर्ष में अगर आप इस योजना के तहत पॉलिसी लेंगे तो आपको 7.40% का साल में एक बार मतलब हर मंथ एक साल के लिए आपको रिटर्न मिलेगा, जो कि 7.66% पूरे साल के बराबर होगा, और ये आपको फ़ायदा 10 साल तक लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, क्लियर कर देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगली करंट है हमारी, IBM साइंटिस्ट राजीव जोशी विंस NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ठीक है, IBM के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है राजीव जोशी। उन्होंने NYIPLA इन्वेंटर अवार्ड जीता है। ठीक है, एक आविष्कारक अवार्ड जीता है इन्होंने 2020 का, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित बात है। ठीक है, भारतीय अमेरिका मूल के IBM साइंटिस्ट जिनका नाम राजीव जोशी है, उनको यह बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। ठीक है, जिसका नाम है इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मतलब सर्वश्रेष्ठ आविष्कारक के रूप में इनको पुरस्कार दिया गया है सन 2020 का। दिस अवार्ड ये दिया जाता है कंट्रीब्यूशन करने के लिए, मतलब अपना योगदान करने के लिए। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। किस चीज़ में, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, और इसके साथ ही साथ में इन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता में सुधार करने में अपना योगदान दिया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, जो कि आजकल रोबोट्स में डाली जा रही है, फ़ोन्स में डाली जा रही है, हमारे नई टेक्नोलॉजी के जो लैपटॉप आते हैं उसमें डाली जा रही है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता में सुधार करने के लिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ आविष्कारक का पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि कहाँ मिल रहा है, NYIPLA में। ठीक है, ये भारतीय अमेरिकन मूल के IBM साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है राजीव जोशी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, देख लीजिए एक बार। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि साइंटिस्ट जो हैं इनका नाम क्या है, राजीव जोशी जी। ठीक है, ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, मतलब ये भारतीय मूल के अमेरिका में रहने वाले IBM साइंटिस्ट हैं। इनको ये पुरस्कार दिया गया है प्रतिष्ठित, जिसका नाम है इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि सर्वश्रेष्ठ आविष्कारक पुरस्कार। ठीक है, सन 2020 का। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने योगदान दिया है। ठीक है, किस में योगदान दिया है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को क्षमता में सुधार करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, NYIPLA। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ आविष्कारक के रूप में 2020 सन का पुरस्कार।
आगे देखते हैं। डॉक्टर जोशी वर्क्स एट द IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर इन न्यूयॉर्क। ठीक है, ये जो डॉक्टर जोशी हैं, डॉक्टर राजीव जोशी, जिनको यह पुरस्कार मिला है, वो IBM थॉमसन वॉटसन शोध संस्थान जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर शोध करते हैं। क्या जहाँ पर शोध करते हैं उसका नाम इम्पॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। क्या नाम है? IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर, जिसको हिंदी में अगर बोला जाए तो IBM थॉमसन वॉटसन शोध संस्थान, जो स्थित है न्यूयॉर्क में, वहाँ पर ये शोध करते हैं, वहाँ पर ये काम करते हैं। और इनको जो अवार्ड मिला है वो इन्हीं के शोध संस्थान ने दिया है, जिसको अगर हम शॉर्ट में बोलें तो NYIPLA, और अगर इसको हम देखें इसका नाम क्या है तो इसका नाम है न्यूयॉर्क इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। ठीक है, इसका कोई हिंदी नहीं है, आपको ऐसे एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन यानी NYIPLA। ठीक है, इस एसोसिएशन ने डॉक्टर जोशी को सम्मानित किया है, जो कहाँ काम करते थे? IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में। ठीक है, शोध संस्थान न्यूयॉर्क में स्थित है, वहाँ पर काम करते थे। ठीक है, और इनको यह पुरस्कार किस लिए मिला है? इनको यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने में और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता में सुधार करने के लिए मिला है। मैंने आपको अभी पहले बताया था पिछली वाली स्लाइड में। आगे देखते हैं, आगे ये लिखा है कि ये जो इन्वेंटर अवार्ड है, ये जो आविष्कारक का, सर्वश्रेष्ठ आविष्कारक का पुरस्कार दिया जाता है, वो हर साल दिया जाता है किसी न किसी इन्वेंटर को जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और जो विजेता होता है उसको हर साल $5000 का इनाम भी दिया जाता है। ठीक है, ये हर साल दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? जो भी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जो भी आविष्कारक एक अच्छा आविष्कार करता है, ठीक है, जिससे कि जो समाज है वो आगे बढ़ सके, उसको यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। 2020 में ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर जोशी को मिला, और जो भी जीतता है उसको $5000 का पुरस्कार भी दिया जाता है, उसको नगद राशि $5000 की दी जाती है। ठीक है, ये देख लीजिए। अब इस करंट से निकल के जो दो चीज़ें आ रही हैं वो NYIPLA के प्रेसिडेंट का नाम है कॉलमैन बी रगन। ठीक है, NYIPLA के प्रेसिडेंट, NYIPLA का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। ठीक है, ये वो एसोसिएशन है जो यह पुरस्कार हर साल देता है, और इस बार डॉक्टर राजीव जोशी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का नाम है कॉलमैन बी रगन, और इस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 7 मार्च सन 1922 में। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है 7 मार्च सन 1922 में इसकी स्थापना हुई, और इसके प्रेसिडेंट का नाम कॉलमैन बी रगन है। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म है NYIPLA, वो ये है, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप देख लीजिएगा। मैं क्लियर कर देती हूँ। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी क्लासिकल म्यूजिशियन सत्यमाला भावे पास्ड अवे। ठीक है, शास्त्रीय संगीत की गायिका जिनका नाम है श्यामाला भावे, इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत की गायिका श्यामाला भावे की मृत्यु हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी, ठीक है, गायक थी। इनकी हिंदुस्तानी और कर्नाटकी म्यूज़िक पे, ठीक है, जो कर्नाटक का संगीत था और हिंदुस्तानी संगीत था, उन पर इनकी बहुत अच्छी कमांड थी, बहुत अच्छी पहुंच थी। ठीक है, ये दोनों ही संगीत में महारत हासिल रखी थी, महारत हासिल थी इनको दोनों ही संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत में और कर्नाटक संगीत में। ठीक है, और इन्होंने भारत की संस्कृत श्रृंखला का, ठीक है, पहला म्यूज़िक बनाया था जिसका नाम था कादम्बरी। ठीक है, शी ऑल्सो कंपोज्ड म्यूज़िक इन इंडियाज़ फर्स्ट संस्कृत सीरियल, भारत के पहले संस्कृत सीरियल में इन्होंने जो म्यूज़िक बनाया था वो इन्होंने ही बनाया था, और उस संस्कृत सीरियल का नाम था कादम्बरी। ठीक है, उन्होंने इस सीरियल में अपना पहला म्यूज़िक दिया था, पहला संगीत इन्होंने इसमें दिया था। उसके बाद में इन्होंने कर्नाटका संगीत नृत्य अकेडमी में भी काम किया। ठीक है, इन्होंने अपना कार्यभार वहाँ पर संभाला, कब से कब तक? 1997 से लेकर के सन 2001 तक सर्व किया। कहाँ पर? कर्नाटका संगीत नृत्य अकेडमी में। सो क्लियर कर देती हूँ, एक बार देख लीजिए। इसमें यह देखना है कि नाम क्या था? श्यामाला भावे। ठीक है, शास्त्रीय संगीत की गायिका का नाम था श्यामाला भावे, उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, और इन्होंने पहला संस्कृत सीरियल जो टीवी पर आया था जिसका नाम था कादम्बरी, उसमें इन्होंने संगीत बनाया था। ठीक है, और ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों के संगीत पर बहुत अच्छी महारत हासिल करी हुई थी इन्होंने। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने कर्नाटक की संगीत नृत्य अकेडमी में भी सर्विस दी अपनी। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने काम किया सन 1997 से लेकर के 2001 तक। ठीक है,
आगे देखते हैं। द रिनाउंड वोकलिस्ट वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ उभया गाना विदुषी। ठीक है, उभया गाना विदुषी जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट इन बोथ स्टाइल्स। ठीक है, मतलब ये हिंदुस्तानी और कर्नाटकी दोनों तरह के म्यूज़िक में, दोनों तरह के संगीतों में बहुत अच्छी एक्सपर्ट थी। ठीक है, महारत हासिल थी इनको दोनों ही तरह के संगीत में, इसलिए इनको टाइटल दिया गया था उभया गाना विदुषी। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, उभया गाना विदुषी। ये टाइटल किसको दिया गया था? इनको दिया गया था जिनका नाम था श्यामला भावे। ठीक है, श्यामला भावे जी को ये टाइटल दिया गया था। क्या दिया गया था? उभया गाना विदुषी, जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट इन बोथ स्टाइल। और यह टाइटल इनको इसलिए दिया गया था क्योंकि यह हिंदुस्तानी म्यूज़िक पर और कर्नाटक म्यूज़िक पर पूरी बहुत ही अच्छी पहुंच रखती थी। ठीक है, बहुत अच्छा कमांड था इनका दोनों म्यूज़िक पर। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी म्यूज़िक बनाया, जिसमें कि पहली संस्कृत की फिल्म भी शामिल है जिसका नाम है आदि शंकराचार्य। ठीक है, भारत की पहली संस्कृत फिल्म का नाम क्या था? आदि शंकराचार्य। उसमें भी इन्होंने म्यूज़िक बनाया था, उसमें भी इन्होंने संगीत लिखा था। ठीक है, इनको अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा? कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड। ठीक है, इनको यह पुरस्कार दिया जा चुका है। कौन सा पुरस्कार? कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार। ठीक है, और इनको उभया गाना विदुषी बोला जाता था क्योंकि ये दोनों तरह की म्यूज़िक यानी कि हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूज़िक में अपना बहुत अच्छा कमांड रखती थी, बहुत अच्छी पहुंच रखती थी। और इन्होंने भारत की पहली संस्कृत फिल्म जिसका नाम था आदि शंकराचार्य, उसमें भी इन्होंने गाने कंपोज किए, म्यूज़िक कंपोज किया। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगली करंट है हमारी, नासा रीनेम्ड इट्स टेलीस्कोप आफ्टर मदर ऑफ हबल नैन्सी ग्रेस रोमन। ठीक है, नासा ने अपने टेलीस्कोप का नाम जो है वो किस पर रखा है? नैन्सी ग्रेस रोमन के ऊपर। ठीक है, आगे बताते हैं ये हैं कौन नैन्सी ग्रेस रोमन। पहले देख लीजिए, नासा ने अपना टेलीस्कोप का नाम यानी अपनी दूरबीन का नाम रखा है मदर ऑफ द हबल। ठीक है, वो किसके लिए रखा गया है, किसको समर्पित है ये नाम? नैन्सी ग्रेस रोमन जी को। ठीक है, ये बहुत ही महान मुख्य खगोल शास्त्री रह चुकी हैं नासा में। नासा का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैंने आपको नासा का फुल फॉर्म क्या बताया था। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी नहीं, अगर मैं हर चीज़ बता दूंगी तो आप लोग क्या करेंगे? नासा का फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ठीक है, नासा ने रीनेम किया है अपने अगले स्पेस की दूरबीन को, स्पेस के टेलीस्कोप को, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। ठीक है, जो वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप है जिसको शॉर्ट फॉर्म में WFIRST बोला जाएगा। ठीक है, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, इसका कोई हिंदी नहीं है, ये टेलीस्कोप का नाम है। ठीक है, उसके काम पर उसका नाम बनाया गया है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, जो कब लॉन्च होगा? सन 2025 में। और ये किसके ऑनर में लॉन्च किया जाएगा, मतलब किसके लिए इसका नाम रखा गया है, किसको ऑनर करने के लिए? जिनका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन। ठीक है, नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा सन 2025 में। और नासा ने अपने टेलीस्कोप का यानी दूरबीन का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के लिए ही रखा है। ठीक है, उनके ऑनर में। नैन्सी ग्रेस रोमन क्या थी? नैन्सी ग्रेस रोमन बहुत ही महान खगोल शास्त्री थी। ठीक है, जिन्होंने अपने पीछे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खोजें और ज़बरदस्त विरासत आगे के वैज्ञानिक समुदाय के लिए छोड़ दी है। ठीक है, नैन्सी ग्रेस रोमन जो है वो यूएस स्पेस एजेंसी की पहली चीफ एस्ट्रोनॉमर थी। ठीक है, मतलब यूएस की जो स्पेस एजेंसी है यानी नासा, उसकी मुख्य खगोल शास्त्री थी। ठीक है, जिन्होंने स्पेस टेलीस्कोप में फोकस किया। इन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, ये पहली ऐसी खगोल शास्त्री थी जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीन यानी कि दूरबीन जो अंतरिक्ष में देख सके उसका मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महान खगोल शास्त्री थी और शी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रेमेंडियस लेगेसी। इन्होंने वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक ज़बरदस्त विरासत पीछे छोड़ दी है और इनकी मृत्यु 2018 में हो गई है। ठीक है, तो इनके ऑनर में नासा का अगला टेलीस्कोप जो 2025 में लॉन्च होगा वो इनके ऑनर में होगा यानी नैन्सी ग्रेस रोमन जी के नाम पे होगा। ठीक है, यह नासा की मुख्य खगोल शास्त्री रह चुकी हैं और इन्होंने अपने पीछे वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक ज़बरदस्त विरासत छोड़ी है और इन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीन का मार्ग भी प्रशस्त किया था। ठीक है, और इनकी मृत्यु सन 2018 में हो गई थी। मैं क्लियर कर देती हूँ, एक बार देख लीजिए।
इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट है टेलीस्कोप का नाम वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे WFIRST। ठीक है, ये लॉन्च कब होगा? 2025 में। और किसके ऑनर में? नैन्सी ग्रेस रोमन। नैन्सी ग्रेस रोमन कौन थी? ये चीफ एस्ट्रोनॉमर थी। ठीक है, ये नासा की पहली मुख्य खगोल शास्त्री थी। ठीक है, और यही पहली खगोल शास्त्री थी जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अंतरिक्ष में देखने वाली दूरबीन का मार्ग भी प्रशस्त किया था, और इन्होंने वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक ज़बरदस्त विरासत छोड़ी है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 2018 में हो चुकी है। आगे देखते हैं। रोमन केम टू नासा इन 1959 जस्ट 6 months आफ्टर द एजेंसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड। रोमन नासा में आई कब? सन 1959 में। जस्ट 6 महीने हुए थे जब नासा की स्थापना के। ठीक है, नासा की स्थापना के सिर्फ 6 महीने बाद इन्होंने नासा में ज्वाइन किया, यानी सन 1959 में। और उसके बाद में इन्होंने वहाँ पर सेवा दी। ठीक है, किस तरह से सेवा दी? अंतरिक्ष विज्ञान के कार्यालय में खगोल विज्ञान और सापेक्षता की प्रमुख के रूप में इन्होंने नासा में सेवा दी। ठीक है, ये देखिए लिखा है चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड रिलेटिवली विद इन द ऑफिस ऑफ स्पेस साइंस। इसका मतलब अंतरिक्ष विज्ञान के कार्यालय में खगोल विज्ञान और सापेक्षता की प्रमुख के रूप में इन्होंने सेवा दी। और वहाँ पर ये क्या करती थी? ये मैनेज करती थी जितने भी अंतरिक्ष से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते थे, अंतरिक्ष के प्रोग्राम होते थे, उनको मैनेज करती थी, और साथ में जो ग्रांट्स आते थे, जो मदद आती थी, वो भी मैनेज करती थी। उसके बाद में आगे है न्यूली नेम्ड नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जो नया दूरबीन है जिसका नाम रखा गया है नैन्सी ग्रेस रोमन जी के नाम पर। वो क्या करेगा? वो बहुत ही समय से खगोलीय रहस्य जो रह चुके हैं, जिनके बारे में बहुत टाइम से अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है, वो इस दूरबीन के ज़रिए की जाएगी। जैसे कि क्या क्या रहस्य हैं वो? पहला तो ये कहा जाता है कि ये रहस्य है कि हमारा अंतरिक्ष धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ये आप जानते होंगे कि जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, एक्सपैंड होती जा रही है। तो उसके पीछे का क्या रहस्य है? या फिर दूसरी जो गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है, दूसरे अंतरिक्ष में जो दूसरे ग्रह हैं, उनके बारे में पता लगाने की जो कोशिश की जा रही है, वो इस दूरबीन के ज़रिए की जाएगी, जो नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर इनके ऑनर में बनाया गया है। ठीक है, जिसका नाम इनके ऑनर में रखा गया है। अब इस करंट से निकल के इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए मैंने आपको बता दिया नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, मतलब उसके प्रशासक कौन है? उसके प्रशासक हैं जिम ब्राइंडस्टाइन। ठीक है, नासा के प्रशासक हैं जिम ब्रांडस्टाइन। और अब इस बार अगर आपको नासा का नाम नहीं याद आया है तो यहाँ पर देखिए इस बार याद कर लीजिए। ठीक है, और इसके मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में। ये भी आपको पता होगा, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि नासा के मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में। और इसके प्रशासक कौन है? जिम ब्राइडनस्टाइन। ठीक है, देख लीजिए एक बार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।